हेलो स्टूडेंट, क्लास 7। आज आप लोग गृह विज्ञान यानी होम साइंस में चैप्टर 3 पढ़ेंगी। चैप्टर 3 का नाम है पोषण। यानी इस वीडियो में हम पोषण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो यानी चैप्टर 2 में हमने बताया था कि भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं, बताया था ना, 6 हमने बताया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसी पोषक तत्वों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित आहार का, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे संतुलित आहार का अर्थ। आहार मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, परंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए केवल भोजन ही नहीं बल्कि संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यानी आहार मनुष्य की क्या है, मौलिक आवश्यकता। अब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कितने होते हैं? 3, भोजन, वस्त्र और आवास। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? भोजन यानी आहार की। तो आहार मनुष्य की क्या हुई? मौलिक आवश्यकता हुई, परंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए केवल भोजन ही नहीं बल्कि संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। चूँकि हमने बताया कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आहार है, तो लेकिन याद रखिए स्वस्थ रहने के लिए केवल आहार की आवश्यकता नहीं है, उस आहार का पौष्टिक यानी संतुलित आहार का होना अति आवश्यक होता है। अतः विभिन्न भोज्य पदार्थों से बना वह आहार जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है संतुलित आहार कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विभिन्न भोज्य पदार्थ यानी जो हम अपनी भोजन में, ठीक है, जितने भी भोज्य पदार्थ को ऐड करके, ठीक है, यानी विभिन्न भोज्य पदार्थों से बना हुआ आहार जो हमारे शरीर को की सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करती है। पौष्टिक तत्व क्या? वही 6 पोषक तत्व, विटामिन, जल, खनिज, लवण, कार्बोज, वसा और प्रोटीन। ये सारे पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में प्रदान करता है जो भी भोजन, वही भोजन आपका क्या होता है? संतुलित आहार कहलाता है। यानी जिन भोजन में ये 6 पोषक तत्व आपके शरीर के हिसाब से उचित मात्रा में विद्यमान है उसी भोजन को आप संतुलित आहार कहेंगी, ठीक है। संतुलित भोजन वह है जिसमें पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण उस अनुपात में हो जितना व्यक्ति की अपनी आवश्यकता और स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिदिन चाहिए, क्योंकि सबके शरीर की आवश्यकता एक बराबर नहीं होती है। कोई भोजन हमारे लिए वह संतुलित होता है तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह असंतुलित होता है। लेकिन संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उस व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसमें विद्यमान हो। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी पोषक तत्व इस चैप्टर में, इस सारे पोषक तत्वों का एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम हर एक टॉपिक का यानी हर एक पोषक तत्व का एक एक वीडियो आप लोग को बना के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन का अर्थ है पौष्टिक भोजन से नहीं, संतुलित भोजन का अर्थ केवल पौष्टिक भोजन से नहीं बल्कि उस भोजन से है जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वास्तव में संतुलित भोजन वही है जो शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर उसकी चहुमुखी विकास में सक्षम होता है। अधिक महंगे तथा पौष्टिक भोजन को संतुलित नहीं माना जाता है। यानी संतुलित भोजन वो भोजन नहीं है जो सबसे अधिक महंगा हो, बल्कि संतुलित वो भोजन वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जो 6 हमने बताए हैं वह 6 पोषक तत्व आपके शरीर के हिसाब से उचित मात्रा में विद्यमान हो, उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। हलवा, पूरी, कचौड़ी या पकवान पौष्टिक भोजन तो है ही, परंतु उन्हें संतुलित भोजन नहीं कहा गया है। वह भोजन जो मानव की सभी आवश्यकताओं को संतुलित रूप से पूरी करता है वही आपका संतुलित भोजन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे भोजन के कार्य। भोजन का क्या क्या काम होता है हमारे शरीर में? तो सबसे पहला काम है वह अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करना। भोजन को हम किस लिए ग्रहण करते हैं? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे।
तो भोजन का प्रथम काम हो गया अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करना। दूसरा है शारीरिक वृद्धि में सहायक होना। तीसरा है शरीर को जीवन प्रदान करना। चौथा पॉइंट जो है शरीर को गर्मी प्रदान करना। पांचवा काम जो है शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। और अगला जो है शरीर की रोगों से रक्षा करना। और अगला काम है शरीर की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाशीलता हेतु ऊर्जा की उत्पत्ति करना। तो ये भोजन के मुख्य रूप से 7 काम होते हैं। शरीर को के स्वास्थ्य का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की जीवन प्रदान करना, शरीर को गर्मी प्रदान करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर को रोगों से बचाना यानी रक्षा करना, और शरीर की बाह्य और आंतरिक क्रियाशीलता है तो उनको ऊर्जा की उत्पत्ति देना। ठीक है, तो ये है आपके भोजन के कार्य। अब हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन में सम्मिलित खाद्य पदार्थ, यानी किस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन में शरीर की कुछ मात्रा में पोषक तत्व संचित हो जाते हैं ताकि अस्वस्थता आदि के समय शरीर का उनका उपयोग कर सके। अतः अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ सम्मिलित करें जिनसे हमारा शरीर उपयुक्त कार्यों को भली भांति कर सके। इन कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थ को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है ऊर्जा उत्पादन, नंबर 2 कार्बोज, नंबर 3 शरीर निर्माण की वृद्धि, और नंबर 4 है आपका प्रोटीन, नंबर 5 है आपका शारीरिक क्रियाओं का नियमन, और नंबर 6 है आपका विटामिन, जल एवं खनिज लवण। तो ये संतुलित आहार में कुछ संतुलित भोजन में सम्मिलित खाद्य पदार्थ हुए आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ। इस वर्ग में कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वसा युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं। इस हमारे भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे यानी जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उन खाद्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे चीनी, गुड़ और शहद। गुड़ में लौह तत्व का एक अच्छा स्रोत है। गुड़ जो है आपका लोहा प्राप्त का एक अच्छा स्रोत है। वसा एवं तेल जैसे मूंगफली का तेल, वनस्पति घी, मक्खन, वनस्पति घी जैसे वसायुक्त पदार्थों में विटामिन ए एवं डी होता है। जड़ वाली सब्जी जिससे हमको ऊर्जा मिलती है वो है आलू, शकरकंद, अरबी। ठीक है, अनाज में सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी कार्बोज आपको गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि अनाज हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ कार्बोज के अच्छे स्रोत होते हैं जो ऊर्जा प्राप्त करने के अतिरिक्त ये खाद्य पदार्थ हमें थायोमीन, नायोसिन और लौह तत्व आदि भी प्रदान करते हैं। यानी गेहूँ, ज्वार जो है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा जो है वह कार्बोज के साथ साथ हमें थायोमीन, नायोसिन और लौह तत्व भी प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं, वो तो हम ऊपर पढ़े ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। अब हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि में सहायक। शारीरिक वृद्धि में कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो हमारी सहायता करते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। बढ़ते हुए बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए हमको प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में देना आवश्यक है। यानी शारीरिक वृद्धि में सहायक कौन सा पोषक तत्व, जैसे हमने ऊपर पढ़ाया है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है, तो वो है आपका कार्बोज। उसी प्रकार शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व क्या है, तो वो है आपका प्रोटीन। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन प्राप्ति के कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ दही, पनीर, खोआ प्रोटीन के अतिरिक्त ये खाद्य पदार्थ विटामिन ए, रिबोफ्लाविन एवं कैल्शियम के भी अच्छे स्रोत हैं। दाल, मेवे, तिलहन आदि इन खाद्य पदार्थों से लौह तत्व एवं थायोमीन और नायोसिन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मांस, मछली, मुर्गा, जिगर आदि प्रोटीन के अतिरिक्त ये खाद्य पदार्थ लौह तत्व बी समूह के विटामिन प्रदान करने के अच्छे स्रोत हैं।
अंडे में लौह तत्व, विटामिन ए एवं रिबोफ्लाविन एवं पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप ऐसे देख लीजिए, प्रोटीन प्राप्ति के साधन आपके दूध हैं, दूध से बने भोज्य पदार्थ हैं, मांस, मछली, मुर्गा, जिगर है और अंडे हैं। ठीक है, तो जो लोग नॉनवेज हैं वो आप लोग मांस, मछली, मुर्गा से आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं और नॉनवेज वाले दाल, मेवे, तिलहन से प्रोटीन और दूध, दही से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक बचाव के कार्य से। भोजन के रोगों से हमारी रक्षा करता है। कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इसे हम प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। यार यह काम मुख्य रूप से विटामिन और खनिज लवण करते हैं। ऊपर शारीरिक वृद्धि में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक पोषक तत्व आपका क्या है? कार्बोज। शरीर को वृद्धि में सहायक पोषक तत्व, शरीर की वृद्धि में सहायक पोषक तत्व आपका प्रोटीन है। और शरीर को रोगों से बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो है आपका खनिज लवण और विटामिन। तो विटामिन से युक्त जो पदार्थ होते हैं वो है आपका संतरा, नींबू, आंवला तथा अमरूद। विटामिन कितने होते हैं आपके? 6। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो कुछ विटामिन हमारे संतरा, नींबू, आंवला और अमरूद में आदि में है। अब पीले तथा लाल फल तथा सब्जियों में आम, पपीता और गाजर में विटामिन पाए जाते हैं। हरे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक और मेथी आदि में आपको खनिज लवण और विटामिन भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए प्रत्येक समय, चाहे वो सो रहा हो चाहे वह जग रहा हो, शारीरिक अंतःक्रिया कलाप के लिए तथा जागते समय बाह्य इच्छित क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। किसको? संतुलित आहार, जो हमने ऊपर आपको बताया है ना, संतुलित आहार किसको कहते हैं? वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर यानी व्यक्ति के हिसाब से उचित मात्रा में विद्यमान हो, ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। तो उसी संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कारक है वो है आपका आयु। बच्चों को उनके शरीर के भार को देखते हुए बड़ों की अपेक्षा अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन से केवल शक्ति और गर्मी ही प्राप्त नहीं करते, वरन शरीर के वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। उन्हें चर्बी तथा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में भोजन की मात्रा कम हो जाती है, जबकि बाल्यावस्था में भोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। कारण यह है कि इस अवस्था में मनुष्य का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, वह काम भी कम करता है। इसलिए वृद्धों को सुपाच्य तथा वसा एवं प्रोटीन भोजन हितकारी होता है। शारीरिक श्रम एवं व्यवसाय भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। जो मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है उसे उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम करने वाले मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि मनुष्य डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर आदि व्यवसाय या नौकरी में कार्यरत है तो उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उसे मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता है। जलवायु भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करती है। वो कैसे? भोजन की मात्रा में जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों के निवासियों को गर्म देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि ठंडे देशों में गर्म देशों की तुलना में क्या है? भोजन का उपयोग अधिक होता है। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है तो शरीर भार कम हो जाता है, परंतु सर्दियों में अधिक भूख लगने से क्या होता है? व्यक्ति का जो होता है शरीर का भार वह बढ़ जाता है। लिंग भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। कैसे? स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कम भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह पुरुष की बहुधा लंबाई में कम होती है, भार भी कम होता है और उनके कार्य भी हल्के होते हैं।
तो इसलिए उनकी संतुलित आहार में और पुरुष की संतुलित आहार में अंतर होता है। परंतु गर्भावस्था की अपेक्षा उसे अधिक भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी नॉर्मल स्त्री की अपेक्षा गर्भावस्था में उनको भोज्य पदार्थों की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार संतुलित भोजन में लिंग का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मौसम से भी हमारे संतुलित आहार क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। संतुलित भोजन की प्रकृति के निर्धारण में मौसम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठंड से बचने के लिए अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा यानी कैलोरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। ऊर्जा किसे कहते हैं? यह ऐसी शक्ति है जो शारीरिक कार्यों को क्रियाकलापों में प्रयोग की जाती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो हमारी एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर है जो किसी भी शारीरिक काम को करने में प्रयोग करते हैं, काम करते हैं, उसमें मदद जो करती है वही आपकी ऊर्जा कहलाती है। हमारे शरीर को ऊर्जा आवश्यकता प्रतिदिन रहती है ऊर्जा की, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, प्रतिदिन रहती है। ऊर्जा आपको प्रायः वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है, वसा से, कार्बोज से और प्रोटीन से आपको सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं। विटामिन्स और जल से विटामिन्स और जल से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होते हैं। विश्राम की अवस्था में भी आंतरिक क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता बनी रहती है। यह शरीर के ऊतकों का निर्माण तथा तापमान में साम्यता लाने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कैलोरी की। जिस प्रकार ग्राम, लीटर, मीटर के रूप में पदार्थ को नापते हैं, उसी प्रकार शरीर के ताप यानी ऊर्जा को नापने के लिए इकाई कैलोरी कहलाती है। यानी ऊर्जा को जो नापने का इकाई है, जो यंत्र है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा माप, तो कैलोरी क्या है, ऊर्जा मापने का एक यंत्र है। कैलोरी को जिस यंत्र से नापते हैं उसे कैलोरी मीटर कहते हैं, और कैलोरी मीटर जो है वह ऊर्जा मापने का एक यंत्र है। भोजन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, कार्बोज और वसा की मात्रा पर कैलोरी की मात्रा निर्भर करती है। यदि आपके भोजन में 1 ग्राम वसा है तो उससे 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और यदि आपके आहार में 1 ग्राम कार्बोज है तो उससे 4.1 कैलोरी मिलती है ऊर्जा आपको। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें 4.1 कैलोरी आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कैलोरी की आवश्यकता, संतुलित भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आयु, लिंग, कार्य एवं मौसम के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता में घट बढ़ हो सकती है। सामान्यतः एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रति घंटे 70 कैलोरी ऊर्जा की, स्त्री को 650 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रति घंटे यानी 70 कैलोरी ऊर्जा, स्त्री को 650 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे आप लोग कि कितनी कैलोरी की कितनी आवश्यकता है। साधारण 8 घंटे काम करने वाले पुरुष को चाहिए 2500 से लेके 3000 कैलोरी, और असाधारण 8 घंटे काम करने वाली महिला को 2200 से 2500 की कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, हल्का काम करने वाले पुरुष को 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए ऊर्जा, और हल्का काम करने वाली स्त्री को 1900 से 2200 तक की ऊर्जा चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 से 4000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वहीं कठिन परिश्रम करने वाली महिला को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आय के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता, जैसे 9 से 12 माह के बच्चों को 1000 कैलोरी,
लड़की को और लड़का को 1000, दोनों लोग को चाहिए, ठीक है। और 1 से 2 वर्ष में 1200 कैलोरी चाहिए लड़की को और लड़का को भी 1200 चाहिए। 2 से 3 वर्ष में 1400 लड़का और लड़की दोनों को चाहिए। और जब 3 से 5 वर्ष के बीच में लड़की को चाहिए 1500 कैलोरी ऊर्जा, तो ही लड़का को चाहिए 1600 कैलोरी ऊर्जा। बात करते हैं 5 से 7 वर्ष में, तो 5 से 7 वर्ष में लड़का को 1500 कैलोरी और लड़की को 1500 और लड़के को 1600 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। 7 से 9 वर्ष के लड़की को 1800 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो ही लड़के को 2000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। 9 से 12 वर्ष के लड़की को 2100 कैलोरी ऊर्जा और लड़के को 2200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किशोरावस्था में निम्न कैलोरी की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष में की लड़की को 2200 कैलोरी और लड़का को 2500 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। 16 से 1800 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2400 कैलोरी लड़की को चाहिए और 3000 कैलोरी लड़का को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। स्त्री के लिए निम्न कैलोरी की आवश्यकता होती है, जैसे गर्भावस्था में सामान्य स्त्री के लिए तो 650 ग्राम हमने बताया है, लेकिन गर्भावस्था में 3200 से 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और स्तनपान काल में यानी दुग्धपान काल में 3500 से 3800 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये था आपका चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो। अभी चैप्टर 3 का आपको 2 वीडियो और मिलेंगे जिसमें अन्य पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है।